नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन 14। उसके लिए हम पहले बात करते हैं कि आप जिस राज्य से हैं वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है। जैसे केरल में डोसा, इडली, चटनी, सांभर, वड़ा, ये सब फेमस है। अगर सरसों की साग की बात करें तो ये पंजाब में पसंद किया जाता है। ये आप देख रहे हैं उड़ीसा का व्यंजन। ऐसे ही राजस्थान में प्रसिद्ध है दाल बाटी चूरमा। तो ये हैं कुछ मुख्य राज्यों के व्यंजन। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है खान पान की बदलती तस्वीर। भारत के अलग अलग राज्यों में जो व्यंजन हैं वो किस प्रकार से हर राज्य में अभी मिलने लगे हैं। तो इसी बदली हुई तस्वीर को लेखक प्रयाग शुक्ल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं प्रयाग शुक्ल जी के बारे में। प्रयाग शुक्ल जी का जन्म 28 मई 1940 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ। उनकी कविताएं, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृतांत, कला समीक्षा, बाल साहित्य, ये सब फेमस हैं। बाल साहित्य में उनका है धमक धमक, हक्का बक्का, चमचम बिजली, झमझम पानी, कहीं नाव के पांव, ऊंट चला भाई ऊंट चला, मिश्का झूल रही है झूला, धूप खिली है हवा चली है, उड़ना आसमान में उड़ना, ये सब बच्चों से संबंधित उन्होंने लिखा है। तो इनका जो ये निबंध है खान पान की बदलती तस्वीर, उसमें उन्होंने क्या बताया है वो हम पाठ पढ़कर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। खान पान की बदलती तस्वीर। इसमें बताया गया है पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब इस में बताना चाहते हैं लेखक कि लास्ट 10-15 ईयर्स में हमारे जो खान पीने की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। क्या है वो बड़ा बदलाव? पहले जो खाद्य पदार्थ, जो व्यंजन, जो फूड हमें सिर्फ साउथ इंडिया में देखने को मिलता था, वो आज नॉर्थ में भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति थी वो आज दक्षिण में भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ढाबा संस्कृति और साउथ इंडियन फूड वो अब नॉर्थ में भी देखने को मिलता है। तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अब लेखक क्या बताना चाहते हैं कि फास्ट फूड, जो तुरंत बनने वाला भोजन है, वो पहले कुछ ही लोगों तक सीमित था, पर आज उसके बारे में लोग जानते हैं और चाइनीज नूडल्स के लिए से तो कोई अनजान नहीं है। आगे है, आप पिक्चर देख रहे हैं, 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो अब कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो गए हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। अब देखो इसमें लेखक क्या कहते हैं कि 2 मिनट मैगी जो बनती है वो आज घरों में बच्चे और बूढ़े सब जानते हैं। और घर में भले ही मम्मी कैसी भी नमकीन बनाती हो, पर ये जो पैकेट बंद चिप्स हैं वो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं। आगे है, अब यहाँ इस में बताया गया है कि अलग अलग स्टेट में क्या फेमस है, उसी की बात यहाँ पर वो बताते हैं।
गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयों की न केवल रस भरी चर्चा की जाती है, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य व्यंजनों प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना रही है। अब इसमें क्या कहा है कि गुजराती ढोकला गाठिया जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो भी भारत के हर राज्य में अभी मिलता है और लोग पसंद भी करते हैं। और बंगाल की जो स्वीट हैं उसकी राज्यों में बातें ही नहीं होती, उसको भी लोग मिलने भी लग गई हैं, वो उपलब्ध भी हैं। साथ ही ऐसा होने पर जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें फूड वैरायटी ज़्यादा हो गई है। ये देख रहे हैं आप ढोकला और दूसरे में आप देख रहे हैं रसगुल्ले। तो ये फेमस है बंगाल में और ढोकले गुजराती। कुछ चीजें और भी हुई, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहसी ठिकाने तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी अब तो घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुचेले की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। अब देखिए इसमें क्या बताया है कि पहले ब्रेड जो है वो सिर्फ रईसी लोगों तक ही सीमित था पर आज हर भारतीय परिवार में ये सेकी तली जाती हैं। दूसरी बात क्या कहा है कि जो स्थानीय व्यंजन हैं उनके बारे में युवा पीढ़ी अब कम जानती है। यूथ जो है वो लोकल जो हमारे व्यंजन है फूड है उनके बारे में कम जानती है। पर एक और इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो नए खाने व्यंजन हैं, नए जो पकवान हैं उनके बारे में जो भले ही विदेशी हो उनके बारे में युवा ज़्यादा जानते हैं। अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं। आगे है स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। देखिए अब एक और बात बताना चाहते हैं लेखक यहाँ पर कि हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं पकवान हैं उनमें पहले जैसा स्वाद नहीं रहा और उसका कारण भी अब वो हमें बताएंगे। तो यहाँ पर फेमस पेड़े हैं आगरा के, उनकी बात कही और पेठे और नमकीन की भी बात कही है। मथुरा के पेड़े हैं और आगरा के पेठे नमकीन है जो बहुत फेमस हैं पर उनमें पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, ऐसा वो हमें बताते हैं। क्यों ऐसा हुआ? उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई। अब गृहिणियां या तो कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनके व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। अब इसमें कारण ये बताया है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं जिनमें समय लगता था वो अब कम हो गए हैं। उसका कारण ये है कि लोगों के पास समय कम है और गृहिणियां जो हाउसवाइफ थी वो लगभग क्या हो गई हैं, कामकाजी महिला बन गई हैं, वर्किंग वुमेन बन गई हैं। तो अब मान लो उनके पास समय कम है तो वो सब काम अभी वैसे उसी प्रोसेस में नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ आप खरबूजा देख रहे हो, उसके ऐसे बीज सुखाए जाते थे फिर वो काम में लिए जाते थे, अब ये पैकेट बंद ही हम दुकान से खरीद लाते हैं। आगे है यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया वाले चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अब इसमें बताया क्या गया है कि लंबा प्रोसेस फॉलो करके जो भी पकवान पकाए जाते थे वो अब कम पकते हैं या फिर उनके लिए कोई बुक, और आजकल तो आप देखते हो कि यूट्यूब पर ही जो भी नया खाना है या बनाते हैं घर में उसी से देखकर फॉलो करते हैं। तो ये कहा गया है कि और महंगाई की वजह से भी लोग अपने स्थानीय व्यंजनों को कम बना पाते हैं और समय के अभाव के कारण भी ऐसा हुआ है। आगे हम जानेंगे
खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मिक्स्ड कल्चर बन गया खाने पीने का। आप देखोगे कि साउथ इंडियन फैमिलीज में भी चपाती बनती हैं आसानी से, और नॉर्थ इंडियन फैमिली में भी डोसे वड़ा ये सब बहुत मजे लेकर खाते भी हैं लोग और बनाते भी हैं। तो इसको कहा है मिक्स कल्चर खाने का। इसके अपने सकारात्मक पक्ष हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप से उपलब्ध नहीं है। मतलब कहाँ है कि युवा पीढ़ी को न सिर्फ देश के विदेश के व्यंजन भी जानने का उनको मौका मिल गया है, और गृहिणियों के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए अब जल्दी से तैयार होने वाले व्यंजनों के भी बहुत सारे प्रकार उनके पास हैं। आज़ादी के बाद ऐसा क्यों हुआ, ये मिक्स कल्चर कैसे बना, इसका एक कारण यहाँ पर बताया है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। तो ये जो मिक्स कल्चर आया है उसका एक कारण बताया है कि नौकरियों की वजह से लोगों का जो ट्रांसफर होता है उससे भी खान पान में लोग एक दूसरे के खान पान को पहचान सके हैं। बड़े शहरों में, मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उसमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है, और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है केंद्रीय विद्यालय, जहां पर अलग अलग राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं और ट्रांसफर में, स्थानांतरण में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। ये आप देख रहे हो क्लासरूम में जब दूसरे का टिफिन खुलता है तो हम भी सोचते हैं कि आज क्या लेकर आया है। ऐसे ही आगे है, हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज भी मिलते हैं। अब क्या कहा है इसमें, नेशनल जो राष्ट्रीय एकता है वो भी बड़ी है, किससे, फूड कल्चर से। कैसे कि बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे तो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हैं। क्या कहा है कि खान पान के साथ साथ दूसरे कल्चर को भी हम सीखेंगे तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, और ये खान पान की जो मिक्स संस्कृति है उसने राष्ट्रीय एकता के बीज बोए हैं। आगे है, इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुत्थान भी जरूरी है। फिर से जो लुप्त होते जा रहे हैं ऐसे व्यंजन, स्थानीय फेमस व्यंजन जो आज 5 स्टार होटल्स में ही मिलते हैं, कहते हैं कि उनकी रिकवरी भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ भी अब शहरों से गायब हो रही, बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरी हुई समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अब इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन थे, जो रिच फूड थे, वो आज सिर्फ 5 स्टार होटलों में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने स्थानीय भोजन के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए और उनका पुनरुद्धार करना चाहिए। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते भी छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। देखो इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो खाना है वो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बना हुआ था। तो अब हमने क्या किया है, अपने स्थानीय व्यंजनों को कम आंका है और पश्चिमी जो व्यंजन है उनकी नकल हमने शुरू कर दी है। हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोज और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गडमड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम
अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। देखो इस पैराग्राफ में बताया है कि पार्टियां जब होती हैं तो खीर भी रखी रहती हैं, वहां पर आप दही से बना रायता भी खा रहे हैं या आइसक्रीम भी होती है, उसी के साथ कुछ गरम खाना भी होता है। तो कहा है कि ये सब हमारे जो शरीर के लिए एकदम विपरीत अर्थ वाले हैं। आप खीर और दही एक साथ खाओगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यही बात इसमें कही है, पर पार्टियों में लोग ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो लेखक ने इस विषय पर अपनी चिंता प्रकट की है कि स्थानीय जो व्यंजन हैं एक तो वो लुप्त हो रहे हैं, दूसरा हम पार्टियों में हमारे शरीर के विपरीत प्रकृति वाले भोजन भी एक साथ खा रहे हैं। पर इसमें पॉजिटिव जो सकारात्मक बातें हुई हैं कि खान पान की जो बदलती तस्वीर है उससे हमारी राष्ट्रीय एकता के बीज बोए हैं या राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हुई है। साथ ही जो कामकाजी गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी जल्दी पकने वाले भोजनों की विधियां पता चली हैं। तो ये कुछ अच्छी बातें भी इसमें बताई हैं। आगे है प्रश्न। पहला प्रश्न है, पिछले कितने वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। तो पाठ की शुरुआत में हमने पढ़ा पिछले 10-15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। अगला प्रश्न है, ढाबा संस्कृति कहाँ की प्रसिद्ध है। तो उत्तर है उत्तर भारत की। अगला प्रश्न, ढोकला गाठिया किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो ये गुजरात का है, हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न, रसभरी मिठाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। बंगाल की। अगला प्रश्न है, खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक का नाम है प्रयाग शुक्ल। तो ये था हमारा पाठ का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।